बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अपोजिशन जो बड़े ज़ोरदार तरीके से हुकूमत को गिराने के लिए चली थी, 2020 में एक स्टेटमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि ये साल इंतखाबात का साल है और ये कहा था कि इस साल इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं रहेगी और सेलेक्टेड को उसके घर भेज दिया जाएगा। फिर दिसंबर तक का वक्त दिया गया, फिर जनवरी का वक्त दिया गया और 31 जनवरी तक की डेडलाइन इमरान खान साहब के पास है। लेकिन अब जिस हुकूमत को ख़त्म करना था, जिस पार्लियामेंट को मजाक कहा जा रहा था और जिस प्रोसेस में हिस्सा ही नहीं लेना चाह रही थी PMLN, अब वो सेनेट के इंतखाबात में भी जा रही है, ज़िमनी इंतखाबात में भी जा रही है। और एक नया स्टेटमेंट आया मरीम नवाज साहबा का। उन्होंने कहा कि 2021 इलेक्शन का साल है, पहले 2020 था, याद रखिएगा, और ये साल सेलेक्टेड हुकूमत के खात्मे का साल है। पिछले साल भी एग्जैक्टली यही अल्फाज बोले गए थे। और मियां नवाज शरीफ साहब का मैं ख़ास पैगाम लेकर आई हूँ आपके पास, और वो ये है कि हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। मेरे ख्याल में जो पार्लियामेंटेरियंस वहाँ बैठे थे वो शायद ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। मियां साहब क्योंकि पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का शायद उस तरह पता ना हो। कुछ चीज़ें और हुई हैं। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान साहब अब ये दावा करने लगे हैं कि हमें फंसाने के चक्कर में अपोजिशन वाले खुद ही फंस गए हैं। क्या वाकई वो फंस गए हैं? दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा जमहूरी तरीकाकार बताया है कि जी आप तहरीके अदम एतमाद लेकर आए, जो जमहूरी तरीका है, और उसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को घर भेजने का बंदोबस्त करें। लेकिन बाकी अपोजिशन इस पे मान नहीं रही। ये एक इख्तलाफ है जिसको कुछ मीडिया ने ऐसे रिपोर्ट किया कि जैसे PDM के अंदर शदीद इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी बज़िद है कि हमारा तजुर्बा ज़्यादा है, हमने मुशर्रफ को भी निकाला था, इस रास्ते पे आइए तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं। जबकि PMLN और फजलुर रहमान साहब का ये मानना है कि इससे नुकसान होगा, इमरान खान साहब को हम नहीं हिला पाएंगे। इन चीज़ों पे बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है, तारुफ कौम फिर भाषण सैयदा शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रही हैं आज के प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ कमल शोदब साहिबा मौजूद होंगी, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत शुक्रिया आपका भी। और हमें कैसर शेख साहब ज्वाइन कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में, PMLN की नुमाइंदगी करते हुए, और पार्लियामानी पार्टी में मौजूद थे। इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में बातचीत कर चुके हैं और इनकी बात दुरुस्त साबित हुई इस्तीफ़ों के हवाले से। मैं बात का आगाज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले आपसे सैयदा शैला रज़ा साहिबा, मुझे ये बताइए कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, इसकी क्या गारंटी है पीपल्स पार्टी के पास? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने PDM ने जब अपना लाहे अमल तय किया कि किस तरह से वो जो है अपनी तहरीक करेगी, तो जो शुरू के एलामिये हैं अगर आप उसको सुने तो ये 6 से 7 मरहले हैं और उसमें तहरीक अदम एतमाद का भी ज़िक्र है। और जो इस्तीफ़े रोते रहते हैं सारे लोग पकड़ के, वो बिल्कुल एंड का ऑप्शन है। उससे पहले लॉन्ग मार्च है और सबसे पहले जलसे, फिर उसके बाद बड़े लेवल के जलसे के बाद छोटे अपने अपने सूबों के मुख्तलिफ जलसे और फिर अलामती धरने, और उसके बाद जो है मुख्तलिफ ऑप्शंस में एक ऑप्शन तहरीक अदम एतमाद का भी है। तो ये अचानक नहीं आया। सेकंड ये कि जब कोई हम तहरीक चलाते हैं तो अपने लोगों का खून गरमाते हैं और एक उनको गरमाने के लिए ज़रूर बात की जाती है। और मिसाल के तौर पर इमरान नियाज़ी रोज़ कहते थे एम्पायर की उंगली उठेगी। हम तो किसी उंगली का इंतज़ार नहीं कर रहे, हम तो खुद अपने अवाम के साथ अपने बलबूते पे निकले हैं। तो जो ये मरहले थे, इसका मतलब था कि ये सारे मरहले हम आजमाएंगे। अब आप का जो सवाल था वो क्या था मजीद? तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, इसकी क्या श्योरिटी है? अच्छा, देखिए एक इलेक्टेड अगर कोई है, उसके लिए भी जो तहरीक अदम एतमाद का आना, चाहे वो नाकाम हो जाए, एक सवालिया निशान होता है कि एक शख्स जब एक वज़ीर आज़म हो जाता है
तो वो सबका वज़ीर आज़म होता है। जब स्पीकर होता है तो सबका स्पीकर होता है। लेकिन अगर उस असेंबली में ऐसी आवाज़ उठे जिसमें ये बात की जाए कि उस पे लोगों को जो है इत्मीनान नहीं है और सिर्फ तहरीक आना ही एक जो है मैं समझती हूँ कि अच्छी बात नहीं होती। तो जहाँ तक कामयाब ना होने की बात है, तो मैं ये समझती हूँ कि जब हम सेनेट में तहरीक अदम एतमाद लाए थे तो उसका जो रिज़ल्ट था वो इस बात का सबूत था कि 2018 में कैसे इलेक्शन चुराए गए। बिल्कुल सेनेट के इलेक्शन में जब तक स्ट्रेंथ शो करनी थी फिज़िकली, तो सारे लोग जो थे वो मुर्दा ज़मीर हमारे साथ खड़े हो गए थे, और उसके बाद जब हिडन होने लगा तो वो ज़िंदा ज़मीर होकर बकौल हुकूमत के वहाँ चले गए थे। तो यही हमने दिखाना था कि देखें जी, ये इस तरह से इस मुल्क में ये किया गया। प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब में ये हमें कैसे इससे दिखाएंगे मतलब आप? नहीं इसका है, ये तरीकाकार हमारी मुख्तलिफ है। मूवमेंट, हाँ इसका मुख्तलिफ है, शैलापा, इसका लेकिन तरीकाकार ये एक मुख्तलिफ है। मूवमेंट है। शैलापा जी मुझे देखें, मालूम इसका है, मुझे मालूम है 178 इसमें वोट है। हिडन, मुझे मालूम है 178 इसमें मैं बता देती हूँ आपने आपको। बात की ना, सवाल ले लें। 178 वोट है हुकूमत मैं के भी पास, बता हुकूमती देती हूँ। इत्तेहाद के पास। हुकूमती इत्तेहाद के पास 178 वोट हैं। आप किसको और कैसे एक्सपोज करेंगे? अगर 178 हुकूमत के पास चले जाते हैं, नॉर्मल बात है। अगर नहीं जाते फिर अब नॉर्मल बात है। एबनॉर्मल नहीं होगी, एबनॉर्मल नहीं होगी। तहरीक अदम एतमाद लाने का मतलब ही यही है कि हम ये समझते हैं कि हुकूमती कैंप में धड़ाड़ है और हमें लोगों से मिलना है और राय आमा हम बात करनी है। हुकूमती उसमें भी हम इसमें कैंपेन कर सकते हैं और ये हमारी तहरीक का एक मरहला है, हमें इसे नहीं, आपके आजमाना पास देखें, हारने के लिए तो सियासतदान कुछ नहीं करता ना। आप कह रहे हैं इमरान खान को निकालेंगे और तहरीक एतमाद से निकालेंगे। आर यू श्योर कि तहरीक एतमाद से इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाएगी या निकल जाएंगे? मैंने ये कहा कि कोई भी तहरीक ज़रूरी नहीं है कि जो उसकी कामयाबी नज़र आनी चाहिए वो आए, लेकिन एक डेंट ज़रूर डालती है। ये एक तारीखी सच है और हम ये सर वो ये कि कहते हम हैं, ये मैडम डेंट देखें, डाल वो रहे हैं। ये कहते हैं, पीएमएलएन ये कहती है कि ये डेंट हमें पड़ जाएगा, पीडीएम को डेंट पड़ जाएगा इस शिकस्त के बाद। ये उनका हाँ, तो मौकिफ है, कोई फजल बात रहमान नहीं। साहब का मौकिफ है। पीडीएम, हाँ पीडीएम जो है अपने बैठ के अपने लाहे अमल को सोच सकती है, बदल ठीक है, सकती है, बात कर सकती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। और जब पीडीएम की सारी जमातें बैठेंगी, अभी बैठने वाली हैं कल परसों में, तो मे भी कि इसको आगे कर दें और पहले एक मरहले को ले लें। इसमें कोई ऐसी बात नहीं मैं है कैसर कि शेख साहब से जिसपे मुझे हम ठीक इतने है, परेशान ठीक हों। है। कैसर शेख साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपने मेरे प्रोग्राम में कहा कि मामला वैसे नहीं है जैसे इस वक्त पोर्ट्रे किया जा रहा है, और एग्जैक्टली जो बातें आपने कही वक्त के साथ साबित हुआ कि उसी तरह हुआ। कोई इस्तीफे देकर कहीं नहीं जा रहा, और फिलहाल जल्दी जल्दी में तो कोई भी नहीं जा रहा। और आपने ये बताया था कि ये इतना आसान नहीं होगा, इसका बड़ा लंबा सफर होता है, और वो सफर ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अभी तय नहीं करना चाहते। आप एक तो इस्तीफों के ऊपर अपनी राय दे दें, दूसरा कोई इस पे अगर आपकी बात पार्टी में सुनी गई है तो, दूसरा मैं ये जानना चाहता हूं कि सर तहरीक अदम एतमाद की सूरत में क्या नुकसान हो सकता है पीडीएम को? क्या फेयर क्या है आप लोगों को? डर किस बात का है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, आप बड़े ऐसे टॉपिक्स, बड़े अच्छे टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं। उस पर हमें करना चाहिए ताकि थ्रेडवेयर चीज़ें लोगों के सामने आएँ। इस्तीफ़ों का जहाँ मामला है, देखिए ना, पहले दिन से हम यही कह रहे थे कि एक ऑप्शन है हमारे पास, और एक आखिरी ऑप्शन में इस्तीफ़ों का भी ऑप्शन है। और मैंने यही कह रहा था कि इस्तीफ़े देने में किसी को कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन होना ये चाहिए कि पार्टी की मीटिंग होनी चाहिए। हमारी एक जमहूरी पार्टी है और यही हमारी पार्टी की रवायात हैं कि हम अपनी पार्टी में फ़ैसले करते हैं मिलजुल के। और आज भी जो डिस्कशन हुई, बड़ी थ्रेडबेयर डिस्कशन हुई, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं कि पार्टी ने हर एक की बात खुले दिमाग से और दिल से सुनी और मुख्तलिफ राय उसमें सामने आई। देखिए, जो कलेक्टिव विजडम है वो सामने आता है, और इसी से मिलजुल के पार्लियामानी सिस्टम का मकसद ही, निज़ाम का मकसद यही है कि कोई एक अपनी राय नहीं थोपे, बल्कि एक कलेक्टिव विजडम, सब मिलजुल के राय बने। तो आज जो बातें हुई उसमें ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये हुकूमत तो
कोई ठहरती हुई नज़र नहीं आती। इसकी वजह है कि नाअहल है और जितने नुकसानात ये मुल्क के लिए कर चुकी है, इससे ज़्यादा अब हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। ये मेरी राय भी है और मैं पुख्ता राय रखता हूँ कि ये मुझे हुकूमत किसी सूरत में अगर चलाएंगे तो उससे मुल्क हमारा, देखो हम सबको पाकिस्तान की बात सोचना है। हमें एक पार्टी की बिल्कुल ज़रूरी है होती है सियासी पार्टी, लेकिन उससे ऊपर होकर भी अपने मुल्क की सबसे ज़्यादा सोचना है। और मैंने आज भी कहा, अपनी मीटिंग में कहा कि पिछले 30 सालों में तमाम पार्टियों को मौका मिला, उसमें PDM की जमातों को भी मौका मिला, उसमें अभी ये नाअहल हुकूमत 2.5 साल से हुकूमत कर रही है और मुशर्रफ साहब की हुकूमत भी रही, काफ लीग की भी हुकूमत रही। देखिए हम 1990 में इंडिया हमसे 4 गुना इकानमी थी, आज 10.5 गुना हो गई है। आज हमारी इकानमी $270 अरब है और इंडिया की इकानमी $3000 अरब होगी। तो हम सब ने मिलकर जो अभी तक हुकूमतें की हैं उसका रिजल्ट मुल्क को वो नहीं मिला जो कि हमारी सोच थी और जिसका हम दावा करते हैं और हम जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आज ये कहा कि हमारी स्ट्रेटजी तय होने। शेख साहब, मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब, आपकी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी ना, तो मरियम नवाज वहां किस कैपेसिटी में आप लोगों से बात कर रही थी? मरियम नवाज साहिबा को ख़ास तौर पे इनवाइट किया गया था और देखिए ना, हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी, वो हमारी वाइस प्रेसिडेंट हैं और उनको इनवाइट किया गया था और वहाँ वो तशरीफ़ लाई और वो वेलकम। उसमें तो देखिए ना, कोई हम तो ये पार्लिमानी पार्टी की, अगर पार्लिमानी पार्टी सब मिलजुल के किसी को इनवाइट करना चाहती है तो इसमें तो कोई आर नहीं है, ना ये कोई ऐसी कोई गैर कानूनी बात है। तो बात ये है कि एक मिलजुल के हम मशवरा कर रहे थे, हमारी पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट है और मैं आपसे ये कहना ये चाह रहा हूँ कि आज बड़ी अच्छी बातें यही हुई ना। देखिए ना, मुल्क हमारा बहुत नीचे जा रहा है। हम और ये मैंने ये भी कहा और दोस्तों ने भी कहा कि एक स्ट्रेटजी लाया अमल तय होना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं, क्योंकि ये देखिए ना, और कोई रास्ते रखने चाहिए। हर जगह पे कोई ना कोई रास्ता रखा जाता है। आखिरी बिल्कुल हमारा इस्तीफे हम देना चाहेंगे अगर हमारी सब पार्टी फैसला करेगी, उसके बाद हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे या उसका फैसला होगा तो वो भी करेंगे और उसके बाद नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट भी पॉसिबल होगी तो वो भी करेंगे। और देखिए आज गुज़िश्ता 5 महीनों में ये कहीं कंफर्म नहीं था कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आपने जैसे बात की है, आप लोगों को कहीं पे भी श्योरिटी नहीं थी, आप कंफ्यूजन था आप लोगों को करना क्या। मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ हमारा जो भी लाया अमल है उस पर डिस्कस होकर फैसला करना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ जो हुकूमत की पार्टी है उसमें इख्तलाफ क्या है। आज ही उनका कोरम 3 महीने बाद पार्लियामेंट का इजलास हुआ है और आज कोरम पूरा नहीं हुआ। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि किस किस्म का इख्तलाफ है हुकूमती पार्टी में। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये हुकूमत नहीं चल सकती। ये नाअहल हुकूमत ने मुल्क को बहुत नीचे कर दी है। हम सबको मिल के सोचना है कि हमारा मुल्क कैसे आगे बढ़े और हम कैसे मुकाबला करें इन हालात में, जो कम्पिटिटिव दुनिया के हालात हैं उसमें अपने आप को बेहतर करें। हमें अपने आप को भी इम्प्रूव करना है। कमल शोधक साहब, देखिए ये अपोजिशन ने बड़ी जिम्मेदारी किया। वो जो सड़कों की, गलियों की, चौराहों की, बाजारों की और मैदानों की सियासत थी और घसीट के बाहर निकालने वाली सियासत थी, उससे उनको आइडिया हो गया कि हमें पार्लियामान में आना है। अब मरियम नवाज साहिबा ने स्टेटमेंट जारी किया कि हम पार्लियामेंट के अंदर भरपूर किरदार अदा करेंगे। ये तो बहुत पॉजिटिव है, ये तो बहुत अच्छा है। क्या हुकूमत भी अब पार्लियामेंट के अंदर ही रोल प्ले करेगी? अगर हुकूमत भी इस तरह की सोच बनाए तो बहुत बेहतर है। थैंक यू वेरी मच इमरान। तकरीबन 15-17 मिनट जो है वो PDM की जमातों को मिले हैं। अब मुझे मौका दीजिएगा कि मैं जितने सवाल आपने उठाए हैं उसका कम से कम आधा टाइम मिल जाए जो मैं जवाब दे दूं। देखिए, पीपल्स पार्टी नून लीग ही बेसिकली 11 जो जमातों का मलगूबा है उनमें से बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। बाकी तो बेचारे जो हैं वो इनके साथ टांगा पार्टी के तौर पे लगे हुए हैं। अच्छा, अब इन 2 जमातों की जो अभी बयानात आए, मैं बारी बारी दोनों को जवाब दे दूँ। शाला बीबी की पार्टी ने कहा या उन्होंने ये बताया कि जी हमने मुख्तलिफ लाएअमल बनाए हुए थे और उसमें 6-7 लाएअमल थे और उसके मुताबिक PDM चल रही है। माजरत के साथ इनके हर एक जलसे के बाद इनकी कम से कम 10 से 15 सिटिंग्स होती हैं जिसमें किसी में इनकी मेन लोग नहीं आते। अगर मरियम की और वो जो इनके सदर साहब हैं, अगर वो किसी जगह पे बैठे हुए हों तो बिलावल साहब जो हैं वो अपना किसी और जगह पे अपनी मीटिंग या एंगेजमेंट रख लेते हैं और इसी तरह एक म्यूजिकल चेयर चल रही है। अच्छा, उसके बाद हमने मुख्तलिफ चीज़ें सुनी। इस्तीफ़ों की आपने बात की, मैं इस्तीफ़े पे ही बात करूँगी। कमर जमान, कायरा साहब, एहसन इकबाल साहब, 2 इनके मेन जयद लोग हैं जो बातचीत कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद इलेक्शंस नहीं है, सेनेट के इलेक्शंस नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड इनकी स्टेटमेंट्स है। हमारा मकसद तो अब जनरल इलेक्शन है।
उसके एक हफ्ते के बाद कमर जमान कायरा साहब ने बहुत बड़ा सा यू टर्न लिया, क्योंकि बिलावल साहब ने कलाबाजी खा ली थी जरदारी साहब की स्टेटमेंट 27 दिसंबर के बाद, और पूरी पीडीएम से उन्होंने अपनी सोशल और पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग करके स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदल दी थी। क्योंकि आपको याद होगा कि 27 दिसंबर का जो स्टेज शेयर किया था मरियम बीबी को बुला के, वहाँ पे वजीर आजम बिलावल के नारे लग गए, वहाँ शेरों का शिकारी जरदारी के नारे लग गए, तो फिर अब जाहिर है मैसेजेस डिफरेंट हो गए थे दोनों के, और एक म्यान में दो तलवारें तो हो नहीं सकती थी। तो इसलिए वहाँ से हमने सोशल डिस्टेंसिंग होनी देखनी शुरू कर दी थी, जो अब आपके सामने है। उसके बाद मर्दान का जलसा हुआ, उसके बाद जितने भी जलसे हुए वहाँ पर हमने इन दो को इकट्ठे नहीं फिर देखा। अच्छा, उसके बाद आपको इस्तीफ़ों का, आपको अगर स्टोरी याद हो, मैं याद करा दूं कि जी पहले तो सारे लोग इस्तीफ़े लिख के देंगे पार्टी के चेयरमैन को, फिर पार्टी के चेयरमैन देंगे सदर मोहतरम फजलुर रहमान साहब को, और फिर फजलुर रहमान साहब आके जो है वो पेश कर देंगे। और वो जो, लेकिन बाद में ये हुआ कि अब मुझे नहीं मालूम कि इस्तीफे कहाँ तक पहुंचे हैं और सदर मोहतरम तक पहुंचे हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि सारी जमातों ने अपनी अपनी पार्टी को इस्तीफे दे दिए हैं, यानी बिलावल के पास उनके इस्तीफे मौजूद हैं और मरियम नवाज के पास उनके भी मौजूद हैं। बिल्कुल सही है। अब वो एटम बम बन रहे हैं, उसमें ऑयल डाल के ना इन्होंने धूप में रख दिया है, और इंशाल्लाह वो, क्योंकि आखिरी हरबा है तो 2023 में वो चलेगा एटम बम इनका। तो अब वापस आ जाते हैं जहां तक मरियम बीबी का जो बयान है। बिलावल ने लीड ली है इनको ये बयान देते हुए कि जो आप पीडीएम के मुख्तलिफ जगहों पे मूवमेंट के तौर पे जो जलसे करते फिरे हैं वो फेल्ड हैं, क्योंकि मौलाना साहब जो रेंटेड क्राउड लाते थे, मदरसों के बच्चों पे जुल्म ढाते रहे हैं, उस पर भी अब उनको ज़रा पजीराई नहीं मिल रही। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने उनके चट्टे कट्टे खोल दिए कि लिबिया से मुअम्मर कज़ाफ़ी साहब और उधर से दूसरे जो इराक़ के सदर सद्दाम हुसैन से ये पैसे लेते रहे हैं। ज़ाहिर है अब उनके चट्टे कट्टे उनकी अपनी पार्टी के लोग खोल रहे हैं जो इतने सालों से उनके साथ हैं। हमने तो ये बात नहीं की, और ये कहीं और भी रिकॉर्ड पे बात मौजूद है कि जो पुराने डीजी साहब थे उन्होंने इनको एक दफ़ा शटअप कॉल दी थी असेंबली के अंदर कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर जो लिबिया से आप पैसे लेते रहे उसकी बात ज़रूर होगी। तो अब आपको अंदाज़ा है कि करप्शन बचाओ मुहिम में लोग बाहर नहीं निकलते हैं, लोग करप्शन के खिलाफ ज़रूर निकलते हैं, करप्शन बचाने नहीं निकलते। कैसर शेख साहब की मैं इज्जत करती हूँ, उन्होंने कहा पाकिस्तान बहुत नीचे जा रहा है। देखिए फैक्ट्स पे बात होनी चाहिए, कहाँ से नीचे जा रहा है। आपने हमें 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट दिया, हमने वो सरप्लस कर दिया है, इस वक्त तो पाकिस्तान वहां से ऊपर जा रहा है। जिस इंडिया की आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कमल शोधा साहब अगर एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद बात कर लें बाकी, क्योंकि यहाँ ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के फौरन बाद आप यहीं से बात शुरू कर लें। इकोनॉमी पे बात करना चाह रहे हैं, ब्रेक के बाद करें, हमारे साथ ही। वेलकम बैक नादरीन जी। अब कमल शोधा साहब आप विद इन अ मिनट आप कोशिश करें अपनी बात आप मुकम्मल कर लें। आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात कर रही थी और हमने आपसे सवाल ये पूछा था कि अपोजिशन तो आ रही है पार्लियामेंट में, यही तो आप चाहते थे। अच्छा जी, मैं ज़रा स्टैटिस्टिक्स बता दूं, क्योंकि कैसर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत नीचे चला गया है। फैक्ट्स पे बात करें तो पाकिस्तान ने पहली दफ़ा उठना शुरू किया है। जो एशियन टाइगर ये बनाते बनाते पाकिस्तान को एशियन कैट भी नहीं छोड़ के गए थे। मैं उसके फैक्ट्स बता दूं, 17 साल बाद सरप्लस हुआ है जनाब, करंट अकाउंट डेफिसिट, और इसके अलावा जो इन्होंने ट्रेड डेफिसिट इतना बड़ा छोड़ा था, यानी 60 बिलियन डॉलर की हम इंपोर्ट्स करते थे और 20 बिलियन डॉलर जो बड़ी मुश्किल से वापस आई थी 19 से, उसकी हमारी जो है वो एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी। और अगर कंपैरेटिव में देखें तो बांग्लादेश की सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर से 49 बिलियन डॉलर्स की सेल थी। वो आज पाकिस्तान जो है वो 8 साल के बाद एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हुई है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर जो है 13 साल के बाद फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, और इनका एरिया भी वहाँ से नज़दीक लगता है। ये जाके चेक कर लें, 2 लाख स्किल्ड लेबर की कमी हो गई है। 52,000 लूम्स हैं जो दिन रात चल रही हैं, और 31,000 मजीद लगाई जा रही हैं, और हमसे ऑर्डर नहीं पूरे हो रहे इंटरनेशनल मार्केट के। इस वक्त जो इंडिया के हालात हैं, और ये मैं आपको फैक्ट्स कोट कर रही हूँ, जुलाई 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक के, और उसमें जनाब -2.3% एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश की। जो उनके एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के ये स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं कोट कर रही हूँ। -5.4% जो है वो एक्सपोर्ट्स थी इंडिया की, जिसकी ये अभी बड़ी मिसालें दे रहे थे, जिसकी कॉमर्स मिनिस्ट्री की मैं ये स्टैटिस्टिक्स बता रही हूँ। और पाकिस्तान 5% प्लस पे जा रहा है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो अब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसको नंबर फजिंग के लिए सागडार साहब की तरह इस्तेमाल नहीं करती। अच्छा, इसके अलावा स्टील मिल के जो वर्कर्स थे 7 साल बाद उनको पेमेंट्स हुई हैं, जो इन दोनों एक्सपीरियंस जमातों ने जिसका भट्टा बिठाया और 2015 में वो बंद हो गया। बाकी पाकिस्तान की 6 बड़ी एंटिटीज 750 अरब रुपए के डेट में मौजूद थी। ये इनकी जो तजर्बाकारी थी, आपके फैक्ट्स कुछ और कह रहे हैं कैसर शेख साहब।
रिस्पॉन्ड कर दें एक चीज और, एक और बता एक दें चीज जल्दी और से। सुन लीजिए, जल्दी से पार्लियामेंट में आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, पार्लियामेंट में आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं इनसे कहूंगी, जो अभी शैला रजा साहिबा ने बात की थी सेनेट के इलेक्शंस की, कि जी जब लोगों के ज़मीर जाग जाते हैं तो वो कुछ और बात करते हैं और बिक जाते हैं और होते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन्हीं दो जमातों ने साइन किया था 2000, इसकी 23वीं शिक है जो कहती है, इन्हीं का लिखा हुआ है कि टू प्रिवेंट करप्शन एंड फ्लोर क्रॉसिंग ऑल वोट्स फॉर द सेनेट एंड इनडायरेक्ट सीट्स विल बी बाय ओपन आइडेंटिफाइएबल बैलेट। किया क्या इन्होंने? 2/3 मेजोरिटी कैसर साहब की पार्टी के चलें पास ठीक थी। है ना, 10 ये साल कैसर दोनों- शेख साहब ना ये आपकी हुकूमत ने किया ना वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया। पीटीआई कहती है आओ बैठ के कर लेते हैं, आप तब भी नहीं कर रहे। शेख साहब योर टर्न। इमरान, मैं कमल शोधव की बातों पे हैरान होता हूँ। मेरे हल्के चनियोट से तल्लक रखने वाले ये टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं। मेरे दोस्तों की और मेरे रिश्तेदारों की 100 में से 65 टेक्सटाइल मिले हैं। हम ओन करते हैं, हमारे एंटरप्रेन्योर हैं चनियोट वाले, और इनको ये पता नहीं है कि सारी काटन हमारे यहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा गांठ होती थी, 1.25 करोड़ गांठ होती थी, जो 60 लाख हो गई है। तो वो सारी इंपोर्ट हो रही है। टेक्सटाइल की अगर एक्सपोर्ट थोड़ी बड़ी है वैल्यू एडेड की, तो वो काटन इंपोर्ट कर रहे हैं हम सारे। Exactly. ये इनको किसी ने रट्टा चढ़ा दिया है, इनको किसी ने शेख साहब, रट्टा ये कॉटन चढ़ाया की है। प्रोडक्शन कब हुई थी? ओ भाई, मैं आपको बांग्लादेश में आप produce आप होती है देखिए, cotton। बात सुन लीजिए। कमल सुन अब तो आप लीजिए आप, मैंने आपकी बात ठंडे मिजाज से सुनी, आप सुन लीजिए ना। बात ये हो रही है कि करंट अकाउंट डेफिसिट। ओ भाई, इंपोर्ट आप पिछले साल से तो इस साल बढ़ गई है, बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? असल चीज़ जो इकनॉमी में होती है, 2 चीज़ें होती हैं कि टोटल ओवरऑल हमारी जीडीपी क्या है और कौमी आमदनी क्या है। हम छोड़ के गए थे 320 अरब डॉलर छोड़ के गए थे, आज 280 अरब डॉलर हो गई, यानी केक का साइज ही कम हो गया। अच्छा, वो 22 करोड़ लोगों की आमदनी की मैं टोटल बात करूँ, मैं देखना, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम, मैं कोई गलत फिगर नहीं देख रहा। अगर इनकी कहीं अच्छा हुआ है तो मैं अच्छा कहूँगा। हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, हम गलत चीज़ बता के इन प्रोग्रामों में ऐसा ना करें ना, लोगों को हमने एजुकेट करना है। अब देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ 320 अरब डॉलर हमारी थी टोटल कौमी आमदनी या नहीं थी, अब 280 अरब हुई है कि नहीं, और मेरी फिगर नहीं, ये तो स्टेट बैंक की और हमारे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की फिगर्स हैं। अच्छा, अब बताइए कि वो जो केक का साइज़ छोटा हो गया ना, उसमें से भी बड़ा टुकड़ा हम बड़े बिजनेसमैन ने, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने, बड़े लैंडलॉर्ड ने ले लिया है, और बाकी 21.5 करोड़ लोगों के लिए बहुत केक का छोटा सा। एक तो पहले 320 अरब डॉलर से 280 अरब डॉलर हो गया, अब 280 अरब डॉलर का जो केक था उसमें से बड़ा टुकड़ा हम लोगों ने, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े लैंडलॉर्ड हैं, उन्होंने ले लिया। और फिर बाकी छोटा हिस्सा ज़्यादा लोगों के लिए, जो तनख्वाहदार तबका है, जो मजदूर है, तो उनके लिए देखिए, मैं तो वेल विश कर रहा हूँ, अल्लाह करे आप मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। हम सब पाकिस्तानी हैं, सबको बेहतरी के लिए सोचना है, लेकिन गलत फिगर्स ना बताएं। अच्छा, असल चीज़ इकानमी में ये होती है कि फिजिकल डेफिसिट कितना है, यानी बजट का खसारा कितना है। ये पहली बार 3500 से 4000 अरब रुपए का बजट खसारा हो रहा है, जो हमारी कौमी आमदनी का 8.5% है। ये कभी पहले नहीं हुआ। तो बात को सही समझाएं। और 2.5 साल में मिला के हमारी तरक्की जो है ना, पहले साल 1-1.5% हुई, दूसरे साल नेगेटिव में चली गई, इस साल भी, अगले साल भी 0.5% होगी या 1% होगी। मुख्तलिफ फिगर्स हैं, IMF की फिगर्स और वर्ल्ड बैंक की या हमारी स्टेट बैंक की फिगर्स में फ़र्क है। 0.5 से लेके 1.5% तक या 2% तक हमारे अगले साल की ग्रोथ की फिगर्स हो। बहरहाल ये इन चीज़ों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें असल तो सोचना है कि हमारा मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा, और हम पार्लियामेंट में आएँ, पार्लियामेंट में डिबेट करें, डिस्कस करें। आज इनके बंदे किधर थे, आज क्यों नहीं आए? वो उनको पूछिए ना कि वो किधर थे, कोरम पूरा क्यों नहीं हुआ? बुलाया तो इन्होंने सेशन, ये बात गवर्नमेंट के सामने पूरा नहीं हुआ। मैं यही उन्हें कहना चाहता था, पार्लियामेंट में मसले का हल है तो फिर आप कहाँ हैं? और आपकी हुकूमत है, आपको तो पार्लियामेंट में इनको वेलकम करना चाहिए। कमल शोधव साहब, ये सवाल याद रखिएगा, ये आप ही इसका जवाब देगी। मैं ज़रा शैला आपा से पूछ लूँ कि शैला साहब, गवर्नमेंट के फिगर कुछ और हैं, अपोजिशन के कुछ और हैं, और दोनों का मिशन भी अलग अलग है। एक हुकूमत गिराना चाहते हैं, एक बचाना चाहते हैं। गवर्नमेंट के जो फिगर हैं, उनको सच अगर आपने समझना है तो आपने आवाम का हाल देखना होगा। अपने घर से भी आपको सदाएं सुननी होंगी। अगर ये सच है तो फिर आवाम का हाल वो नहीं होना चाहिए जो है इस वक्त। ठीक है, अब मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि जब भी अभी ये कह रही हैं हर जलसे के बाद 10-10 दफ़ा बैठते हैं,
बीबी इतना गौर करेंगी, झूठ बोलेंगी तो फिर नींद नहीं आएगी। अभी भी मेरे पास जलसों का शेड्यूल मौजूद है कि 9 फरवरी को कराची में, इससे पहले जो है मुजफ्फराबाद में है, जो पहले पिंडी लियाकत बाग में होना था। तो ये सारे हमारे पास प्रोग्राम होते हैं और स्टेज से भी दिए जाते हैं। हम जो है ना, जो बात करना चाह रहे हैं इस वक्त, वो ये करना चाह रहे हैं कि आप कह रही हैं कि लाड़काना में नारे लगे, तो हमने कब कहा कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ तो हम इलेक्शन लड़ेंगे गिलगित बल्तिस्तान में, तो इसमें ऐसी क्या बात है। उसके बाद मरियम साहिबा जो थी वो नौडेरो हाउस में ही रह रही थी और उसके बाद वहाँ से चली हैं। तो हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं और आइंदा भी इलेक्शन में मुकाबला हम दोनों ही के दरमियान होगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, इस्तीफ़े जो हैं हमारी क़यादत ने सारी पार्टीज़ की जमा कर लिए हैं। ये हमारा मसला है कि हम कब दें, आपका थोड़ी है। ये हमने डिसाइड करना है, ये हमारी तहरीक है, आपकी थोड़ी है, ये हमने करना है। और दूसरी बात ये कि एक और मैं ये कहना चाह रही थी कि इस्तीफ़े एटम बॉम्ब हो या ना हो, पेट्रोल बॉम्ब जो आप मुस्तकिल गिरा रहे हैं उससे तो अवाम का अपना तेल निकल चुका है। कभी इन बातों पे गौर करें। जो आप इतनी अच्छी अच्छी फिगर दे रही हैं, उसमें कभी आपने अंदाज़ा लगाया है कि आप फर्नेस ऑयल से बिजली बना रहे हैं एलपीजी के बजाय, उससे कितना खसारा हो रहा है। कभी आपने पता नहीं कौन से आप लोगों का नाम लेके कह रही हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। ज़ुबैर मोतीवाला का ये बयान है, जानते हैं इनको कैसर शेख साहब, कि आइंदा महीने में तो ये जो टेक्सटाइल है ये भी बंद हो जाएगी, क्योंकि आपका विजन क्लियर ही नहीं है। पहले जो पावर जनरेशन जो थी, जो इंडस्ट्रीज़ की जिम्मेदारी थी कि वो अपनी लगा के चलाएं और वो अपना काम कर रहे थे, बहुत बुरे हालात में भी ये लोग खड़े रहे, मैं इनको सलूट करती हूँ। लेकिन अब आपके क्लियर ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि हम ये पावर जनरेशन के प्लांट जो हैं ये बंद कर देंगे। इससे जितना नाराज़ है इंडस्ट्रियलिस्ट और दूसरे लोग, आप पता नहीं कहाँ से सबक ले आती हैं और वही करने लगती हैं। अब एक और बात जो है वो मुझे ये करनी थी कि ब्रेक के बाद ना करना है, आप जो है ना, ब्रेक के बाद बिल्कुल कर लें, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक में आपके साथ करते हैं, ब्रेक लें। वेलकम बैक नाज़रीन। शायद आप बात मुकम्मल करें, फिर मुझे एक और चीज़ ज़रा पीएमएलएन से पूछनी है। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि सीओडी सिर्फ पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी नहीं, 26 जमातों के दरमियान ये डॉक्यूमेंट था और हम चाहते थे इस पे आईनी तब्दीली से ही जो है ये शो ऑफ हैंड्स का मसला जो है हल होना था और बहुत सारी तरमीमात की। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि मुख्तलिफुल ख़याल पार्टीज़ का इस तरह से साथ बैठ के एक तरमीम करना बहुत मुश्किल बात है और बहरहाल हमने बहुत सारी की और ये भी हो जाती, लेकिन बहरहाल नहीं हो सकी। और आप भी कर सकते थे, हमने तो आपको शुरू में दावत दी थी, लेकिन आप संजीदा नहीं हैं। आज भी आप नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आए करते हैं। दूसरी में एक बात, तो कह रहे हैं आए करते हैं, कोरम तो पूरा कर लेंगे, कोरम तो पूरा कर लें। हाँ, ये तो कोरम तो पूरा कर लें। ये तो होना अच्छा, चाहिए। दूसरी एक बात मैं ये कहना चाह रही थी, देखिए मैं नहीं, देखिए नहीं, आप दरमियान में नहीं बोले ना, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं ना। इमरान नहीं, मैंने नहीं बात पूरी की, मैं अपनी बात पूरी कर चल आप बात जल्दी से। हाँ, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हम जब तहरीक अदम एतमाद लाएंगे और वो जमातें जो इनसे इतनी नाराज़ हैं कि उनके घर गए चौधरी बिरादरान के यहाँ और बड़े चौधरी से कहा कि आप मुझे परवेज़ इलाही समझें, लेकिन फिर भी नाराज़गी रही और बीएनपी मैंगल निकल गई। हमारे ज़माने में पेट्रोल प्राइसेस हाईएस्ट लेवल पर थी इंटरनेशनली, 1 रुपये 80 पैसे से जब 4 रुपये तक यूनिट गया तो 3 दफ़ा एमक्यूएम ने गवर्नमेंट छोड़ी। आज जो है यूनिट देख लें, पेट्रोल की प्राइस देख लें, 30 रुपये लेवी की आखिरी हद है वो भी देख लें, लेकिन इतने मजबूर पार्टीज़ हैं, छोड़ नहीं सकती। तो हम सबके चेहरे भी दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त सेंसस की बात हो रही है, कराची के सेंसस के ऊपर इंतहाई ना इत्तफाकी है, लेकिन एमक्यूएम छोड़ नहीं सकती। तो ये बेसाखियां जो है ना, हम उनको शो करते हैं, जवाब दे दें, ये हम बेसाखियां शो करते हैं
ये हम बैसाखियां दिखा रहे हैं लोगों को कि ये देखो अब ये इनसे है कहना तुम्हारे जरा। मुख्तलिफ औकात के कमल लीडर। शरोफ साहब, अब आपकी बारी, जवाब हम दें तो जल्दी से। खामोशी हैं बीबी, आप बोलिए। जी, पहली बात तो ये शैला साहिबा को मैं इतना बता दूं कि जो ये तारीखें बताते रही हैं और इस्तीफ़ों पे कह रही हैं कि हम हमारी मर्जी है, तो हमारी मर्जी तब होती है अगर आप मरीख पे जाके किसी और के खिलाफ ये सारी जो हंगामा आराई कर रहे होते हैं। जब आपका टारगेट हुकूमत है तो ज़ाहिर है हुकूमत आपको फिर जवाब भी देगी और आपकी सारी कलाबाजी आपको याद कराएगी बारी बारी। अपना काम भी करें लेकिन अवाम को रिलीफ भी दे, सुने, अवाम को रिलीफ भी दे। अब सुने, 50 तर्जुमान सिर्फ हमें जवाब देते रहते, अवाम को कुछ नहीं देते। आप क्या कर रही हैं यहाँ बैठ के? आप भी जवाब दें। आपके भी डॉक्यूमेंट्स में मैं डिलीवर कर रही हूँ सिंध में, दादू में चला हम कर रहे हैं। सिंध के 12 सालों से साबित करेंगे। ये तो वो बातें हैं, ये तो वो बातें हैं जो आप कर रही हैं। इन्हें साबित कब करेंगी? नैब आपका आपका सब चीज पाबंद पकड़ रखा है आपने, लोगों को साबित करो बीबी। इमरान, आप इन्हें चुप कराएं, फिर ये फिर तो चले आप बात मुकम्मल कर दें। चलो आप बात करते हैं। पार्टी फंडिंग का हिसाब देखिए, दें। वो आपकी बात उन्होंने सुनी, अब आप भी सुन लें। पार्टी फंडिंग का हिसाब दें। जी शैलापा, बात अब आप भी सुन लें। जी सुन जी ले ना, आपकी मुझे तकलीफ का अंदाजा है। मैं मुराद सुना अली रही शाह हूं। साहब से लेके नीचे नहीं, तक मुझे के कोई सिर्फ तकलीफ एक ही नहीं है। जगह तकलीफ जवाब तो देते आपके हैं। 50 तर्जुमानों को है, 50 तर्जुमान। फिर आप चुप करके सुने। भाई मैं क्यों सुनूं? आप शैलापा, बात मैंने कर उनको रही हैं। चुप करवाया था आपकी मर्तबा, अब आप उनकी भी बात सुन लेना काइंडली। उनको मैंने बोला था कि चुप करें, पहले आपको बोलने दें, अब आप उनको बोलने दीजिए। जी बस मैं ये बता रही थी, किसी की बारी में नहीं सिंध बोलते। में जी ठीक। आप मत बताएं, मैं आपकी बारी में नहीं बोली। सिंध का अपनी जिक्र बारी नहीं पे हो बात रहा। कर रही हूं। 2.5 बोला है तो अरब जब ही तो का- उन्होंने चुप 2.5 कराया अरब था। का पहले कुल्फी फालूदे वालों को चले गए पेंशन। अब पेंशन के पैसे जो है वो अरे भाई, 80 साबित लोग करो जो ना। दादू में रहते हैं वहां चले गए। साबित भी हुआ 500 जो मुलाजमीन जिनको नैब ने प्ली बारगेन के चक्कर में जिनके नाम इनको दिए, वो सिंध हाई कोर्ट कह रही है निकालो। इनके जो पेपर्स पे आपको फिगर्स नजर आते हैं उसमें से 1600 अरब रुपया जो हर साल ये लेते हैं, वो जरा हिसाब ले लें कि सिर्फ लाड़काना में ही रोटी कपड़ा मकान कितने लोगों को मिला, पानी एडिशनल शामिल कर लीजिए। एक एम्बुलेंस सर्विस नहीं दे सके। ये लोगों को बता रहे हैं कि जी परफॉर्मेंस बताएं। वो अभी इनके जो चेयरमैन हैं वो बेचारे आके तकरीर करते हैं जी अब 12वां साल के बाद कराची को मैं पेरिस बनाऊंगा, सखर को मैं रोम बनाऊंगा। अगले 200 साल उनका आपने तो मेट्रो दे दी ना पेशावर में। की औलाद है। 200 आपने तो साल पेशावर में का मेट्रो दे दी ना। सिर्फ चले गए, क्या करूंगा वो नहीं बताते। अच्छा, इन्होंने ये जो मरीख पे चलाते रहे ना पीडीएम, और वो जो मोहतरमा आर या पार वाली थी जो 8 दिसंबर को आर पार करवा रही थी, उन्हें समझ आ गई है कि ना आर होना है ना पार होना है। इसलिए आज, और ये भी उन्हें पता है कि असेंबली के अंदर तो वो आ नहीं सकती क्योंकि एक नायल खातून है, कन्विक्टेड क्रिमिनल है, तो अब बाहर बैठ के वो पार्लियामेंट्री पार्टी को लीड करने की कोशिश कर रही है। अल्टीमेटली आज देखने वाला सीन था जब वो लोग जो बाहर शोर मचा रहे थे कि जी इस फलानी डेट को हुकूमत तो गई, आज फलाने दिन हुकूमत तो गई। आज वो मौलाना का बेटा और मौलाना का भाई भी बड़े सुकून से अंदर आके बैठ गए, जिन जो फतवे देते ठीक, फिरते के हराम। चले मेरे पास वक्त खत्म हो गया, आप लोग- मेरे पास वक्त खत्म हो गया मेरे पास। और कल प्रोग्राम में फिर बात करेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब आर्मी चीफ से मुलाकात का उनका दावा है, उस पर भी कल बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।